नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के कुछ जो आने वाले, जैसे ग्रुप डी का टारगेट लगा ही है सबका, कई लोगों का। तो ग्रुप डी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, मतलब है कि लो लेवल क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पे, कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करना, जो हाई लेवल, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं लगभग। जो हाई लेवल क्वेश्चन है उनको हम करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। ठीक, जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन, जो आपको पेपर में नाम लाने के लिए अच्छे क्वेश्चनों को करने की जरूरत है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे यहाँ पे पेपर में। और 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप उसको पढ़ेंगे और सबको आंसर पुश करके, पहले आप वीडियो रोकेंगे, फिर उसका लगाएंगे, आंसर देंगे। नहीं आता है तो फिर वीडियो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबी है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। इनमें से एक की गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गति है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। समय बताना है, मिलने का समय। देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, ठीक, तो जब कोई ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है, ऐसे ट्रेन ऐसे आएगी तो चाल यहाँ पे क्या होती है, जुड़ जाती है। और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है। ये आपने थ्योरी में पढ़ी है। जैसे एक ट्रेन है, ये इस तरफ जाएगी, दूसरी इस तरफ आएगी, तो चाल भी जुड़ जाएगी। चाल भी क्या होगी, जुड़ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई भी जुड़ जाएगी। 136 मीटर लंबी है, ये 185 मीटर लंबी है। ठीक, और इसके बाद इसकी चाल दी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ आएगी, इसकी चाल इसकी चाल जुड़ जाएगी और दूरी भी जुड़ जाएगी। समय बताना है मिलने का। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी दोनों जोड़ लो। ठीक, दोनों जोड़ेंगे, 6 5 11, 8 3 11 1 12 और यहाँ पे 2 1 3, 321 मीटर दूरी हो जाएगी। और समय निकालने के लिए चाल भी चाहिए। चाल देखो, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, तो चाल क्या होती, जुड़ जाएगी। ठीक, ये 5 और 7 6 13, 135। लेकिन आप देखेंगे ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। और समय सेकंड में बताना है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 5/18 करते हैं, 18 ऊपर चला जाता है। ठीक, देखो आपने बताया कि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में बदलना। छोटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या बटे में बड़ी संख्या, 5/18 से गुणा करते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। ठीक, अब इसको आप काट देंगे। इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे इसको, 9 के 9 बचेगा यहाँ पे, 4 9 15 45, 15 9 1 35 होता है। ठीक, अब ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 से काटेंगे इसको, 3 के 3 और 3 7 21, ये हो जाएगा 214 बटे में 25। ठीक, इसको आप भाग करेंगे तो लगभग 214 को 25 अट्ठे 200, 8 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लो जल्दी से। 8.56 है कि 9 है, तो आप भाग करेंगे इसको, 8.56 सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आपको यहाँ देखें 25 से भाग करेंगे, 25 अट्ठे 200, 8 बार जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8.56। ठीक, ज्यादा काटने की जरूरत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। कोई ट्रेन इधर से इधर जाती है और ये इधर आएगी, तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी भी जुड़ जाती है, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी जोड़ लेंगे, चाल को भाग कर देंगे चाल से। लेकिन चाल जिसमें दूरी होगी उसी हिसाब से, जैसे मीटर में है, मीटर में दूरी है तो चाल मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर में होनी चाहिए, तब इस घंटे में या सब सेकंड में आएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो गया। देखो अगला, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन में आपको एक डिजाइन दिख रही होगी। हाँ, एक वृत्त बना हुआ है, अगले क्वेश्चन में एक वृत्त बना हुआ है ऐसे। अब वृत्त में कहा गया कि ये बिंदु है, एक सेंटर। ठीक, और यहाँ पे एक सेंटर से ये लाइन है जिसको आप क्या कहते हैं, व्यास। और यहाँ पे एक कोण बनना है ऐसे। ये हमें ये 16 दिया है और ये कितना दिया है, 20, 16 20। ठीक, हमें इसका क्षेत्रफल पूछना है। क्षेत्रफल बताइए इतने का क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर आपने कभी इसको पढ़ा है
कि आप देख रहे हैं कि ये लाइन कहां से जा रही है, सेंटर से, मतलब कि ये व्यास है, और इसका मतलब है कि आधे वृत्त में है ये त्रिभुज। तो अर्धवृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। हमेशा याद रखना कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होगा, समकोण। ये समकोण है, तो समकोण के सामने एक भुजा, ये क्या होती है, कर्ण होती है। ये कर्ण है तो इनमें से ये कोई एक लंब होगी, कोई आधार होगा, इनमें से कोई लंब आधार हो सकता है। तो आपको क्षेत्रफल का फार्मूला बताया कि 1/2, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, होता है कि नहीं होता है। 1/2 आधार इनमें से कोई एक मान लेंगे, और ऊंचाई भी एक कोई मान लेंगे, ठीक। 2 से इसको काट देंगे, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160। 160 अगर आप इसमें दिया है 160 सेंटीमीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। अर्धवृत्त में बना है ये, और अर्धवृत्त में बना कोण त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण, ये होता है समकोण। अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ये समकोण होता है हमेशा। समकोण है तो इसके सामने भुजा ये कर्ण होगी, इनमें से कोई आधार या लंब हो सकता है। और क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक। इनमें से कोई आधार मान लेंगे, कोई ऊंचाई मान लेंगे, रख देंगे इसमें फार्मूले में। बुझाइल कि नहीं बुझाइल है, भोजपुरी स्टाइल में बुझाइल ना। देखो अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है। फटाफट क्वेश्चन को लगाओ जल्दी से, सबको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन में आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। समांतर चतुर्भुज, आपको हमने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, वर्ग, आयत सब कुछ पढ़ाया है। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है वो थोड़ा सा जो आयत होता है उसी को टेढ़ा करके बनाया जाता है। आयत को अगर हम टेढ़ा कर देंगे तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। वर्ग को टेढ़ा करेंगे तो समचतुर्भुज बनता है, ठीक। हमसे कहा गया है सबसे पहले जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई, ठीक, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई होता है इसका फार्मूला, ठीक। अब हमसे कहा गया कि इसकी जो ऊंचाई है, ये आप चाहे जहां पे बना लो, यहां बना लो चाहे यहां बना लो, ये ऊंचाई है और ये वाला क्या है, आधार, ठीक। अब हमसे कहा गया जो ये आधार है इसका, इसकी ऊंचाई से दुगना है। ये आधार इससे दुगना है, ये जितना होगा उससे डबल होगा। तो आप इसको आप x मान लो, ये हो जाएगा 2x यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अगर हम कहें कि इसका क्षेत्रफल बताइए तो आप क्या करेंगे, 2x इंटू एक्स, ठीक, लंबाई इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल आपको 300 कितना दिया है, 392 मीटर स्क्वायर दिया है आपको, 392 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसकी ऊंचाई बताना है। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 को भाग में भेज देंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 के 2 दूनी, यहाँ पे दूनी 18 और बचेगा यहाँ पे 2 छाक 12, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर इतना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, √196 और फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 14। x का मान कितना हो जाएगा, 14। अगर x का मान कितना है, 14, ठीक। तो ऊंचाई पूछा गया है, ये ऊंचाई है, x बराबर 14 निकल आया तो आपका आंसर हो जाएगा 14 ऊंचाई। अगर आधार पूछेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, x का मान यहाँ रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें, समांतर चतुर्भुज का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मिला लो सभी लोग जल्दी से, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें कहा गया कि x और y, ये क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात करना। आपको एक गुणोत्तर श्रेणी का एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। इसमें आपको पांचवा पद निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी, एपी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एपी जीपी आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो देखो जीपी इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है
कि ये आप अपने आप में इसका गुना होता है। जैसे मान लो कि ये आपको दी है सीरीज 3 6, ठीक, 3 6 12 ऐसे करके एक सीरीज दी है, और इस श्रेणी में आपको पांचवा पद निकालना, पांचवा पद, ठीक। तो पांचवा पद निकालना, फार्मूला होता है टी एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक। फार्मूला देखो क्या होता है, टी एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 होता है फार्मूला, एनवा पद का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद का फार्मूला होता है ये, ठीक। जहां पे ए बराबर होता है पहला पद, आर बराबर होता है सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, अनुपात कैसे निकालते हैं, ए तो आप बता सकते हैं कि 3 होगा, ये बता सकते हैं 3 होगा। सार अनुपात निकालते हैं, अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे तो सार अनुपात होता है a2 अपान a1 बराबर a3 अपान a2, ऐसे। मतलब इसको इससे भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, आगे वाले को पीछे वाले से भाग करते निकालते हैं। तो अगर आपको r का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 6/3 कर देंगे, कितना आएगा 2। ये 12/6 करेंगे तो आएगा 2। मतलब आप समझ गए होंगे कि r का मान कैसे निकालेंगे। a का मान पहला, r का मान इससे इसको भाग करेंगे 2 आएगा, 12 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, ऐसे r का मान हो गया। अब बताना है आपको कि पांचवा पद कौन सा होगा, पांचवा पद t5 निकालना है, पांचवा पद। n के जगह पे क्या रखना हमको 5, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहले 3 इंटू r की जगह पे क्या रखेंगे 2, और 2 की घात n माइनस 1 है, तो n की जगह पे क्या रखना 5 माइनस 1, तो 3 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 2 की घात 4 बचेगा, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 48। कोई दिक्कत इसमें समझने में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जीपी सीरीज क्या होती है ये आपको दी है, इसमें सार्व अनुपात बराबर होता है हमेशा। पहला पद वही होता है जो एपी में होता है, लेकिन वहां पे अंतर बराबर होता है, यहाँ पे अनुपात बराबर होता है। 6 को 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 12 को 6 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऐसे सीरीज चलती रहती है। एनवा पद निकालने का फार्मूला है Tn बराबर a r की घात n माइनस 1, r की घात है केवल n माइनस 1, ठीक। यहाँ से पांचवा पद निकालना है, t5 का मान निकालना, n की जगह पे 5 रख देंगे, जहां पे t5 का मान निकालना a, और यहाँ पे r निकाला आपने 2, और इसकी घात n की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 48। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट, ये बुझाइल ना सबको आ गई है ना, ठीक। फटाफट देखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कई बार आया पेपर में ऐसे। देखो इसमें कहा गया यदि 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 द्वारा विभाज्य है तो a का मान क्या करें। एक सीरीज यहाँ पे हमको एक समीकरण दिया है 3x² प्लस ax माइनस 12, हमसे कहा गया ये जो आपको समीकरण दिया है x माइनस 8 से विभाज्य है, x माइनस 8 से क्या है विभाज्य है, तो हमें ax का यहाँ पे a का मान निकालना है, a की जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक, a का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाता पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर ये समीकरण इससे विभाजित है तो x माइनस 8 से अगर विभाजित है तो इसके बराबर आप 0 रख देंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 8, मतलब x का मान इसमें 8 रखने पे भी 0 आना चाहिए, ठीक। 3x² प्लस ax माइनस 12 बराबर 0, ये जो समीकरण है अगर इससे करता है तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 इसमें रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे, ये a है, a का मान निकालना, x की जगह पे 8 रखेंगे, 3 इंटू 8 की जगह पे x की जगह पे 8, 8 या 64 हो जाएगा, प्लस a इंटू 8 माइनस 12 बराबर 0, यहाँ 64 यहाँ 8 है यहाँ 12 है, सब में 4 कॉमन है तो 4 से भाग कर देंगे सबको, 4 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 2, 4 3 12, ठीक, सब जगह पे यहाँ 16 48 प्लस यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 3 बराबर 0,
45 में 3 घटाएंगे 45, 45 उस तरफ जाएगा तो 2a बराबर -45 और a बराबर हो जाएगा -45/2। 45 का आधा 22.5, तो a का मान कितना हो जाएगा 22.5। कोई दिक्कत इसमें? देखो हमने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा समीकरण आता है कि ये चीज इससे कटने वाली है, ये भी अलजेब्रा में है, ये बीजगणित में, ये समीकरण अगर इससे कटता है तो इसका मतलब x बराबर 8, माइनस में उस तरफ जाएगा तो 8, x का मान इसमें रख देंगे तो ये जीरो बना देना चाहिए, तो इसके बराबर आप 0 रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे 8 रख दो, बचेगा केवल क्या a, और a का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? -22.5 आ जाएगा आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कुछ लोगों ने तो इसको पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा होगा हाई स्कूल में, आज पहली बार पढ़ रहे होंगे जीवन में, इनको दोबारा इन क्वेश्चनों की दोबारा याद आती होगी। तो क्वेश्चन को देखो जल्दी से। इसमें कहा गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे मूल हैं, ये मूल है ऐसे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो m का मान ज्ञात करें। इसमें हमको दिया है x² - 5x + m, इसके मूल है अल्फा और बीटा। ठीक, आपने अगर ये हाई स्कूल में पढ़ा जरूर होगा, अल्फा बीटा मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, और हमको एक और चीज बताई गई है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 भी है। ठीक, अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है? 1 दिया है हमको। ठीक, यहाँ पे m का मान निकालना है, m का मान ज्ञात करना है, m का मान क्या होगा इसमें। ठीक, तो देखो हम आपको बता देते हैं कि अगर ये आपका बहुपद दिया है तो यहाँ से सबसे पहले फार्मूले इसके क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a का मान। ठीक, और इसको आप थोड़ा सा पहले बताते हैं कि इस चीज की तुलना आप ax² + bx + c, इससे आप इसकी तुलना करते हैं। ठीक, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का रखेंगे माइनस में और इसको नीचे। ठीक, यहाँ लाइट चली गई है, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो रही है? दिख रहा है ना सबको? चलो देख लो, ये क्वेश्चन देख लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक, तो यहां से वैसे हम निकालते हैं इससे कंपेयर करके। अगर यहाँ पे हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो -b/a, -b के जगह पे हमको -b के जगह पे -5 दिया है और एक जगह पे 1 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/1 मतलब 5। ठीक, और हमको यहाँ एक चीज ये भी दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो यहाँ से आप अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम कहें कि अल्फा का मान बताइए तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 5 1 6, 6 का आधा 3। बीटा का अगर हम मान कहें तो आप क्या करेंगे, दोनों का अंतर 5 में 1 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2। ये हम कई बार बता चुके हैं। ठीक, अब हमको ये भी पता है कि अगर हम कहें कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c मतलब है कि यहाँ पे देखो c की जगह पे क्या है m एक जगह पे 1, तो m/1 होगा अल्फा इंटू बीटा यहाँ से, क्योंकि देखो फार्मूला ये समीकरण है बहुपद, इससे अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर m/1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का मान हमको पता है 3 और 2, तो 3 और 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और m/1 इसको गुणा कर देंगे तो m का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन तो उतना ही है। सबसे पहले यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो 5 निकलेगा, और अल्फा माइनस बीटा दिया है तो यहाँ पे अलग अलग मूल निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा
बराबर होता है m अपान 1, मतलब c अपान a होता है, तो c जगह पे m है, a की जगह पे 1 है, ठीक। m अपान 1 और अल्फा इंटू बीटा दोनों के मान अलग अलग पता है, इनको गुणा करके रख देंगे, a का मान निकाल लेंगे, ठीक, m का। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत हो रही होगी आपको, लाइट थोड़ा चली गई अभी। तो क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे, इसको बना के देखो अगर आपको निर्देशांक जानती पड़ी है। इसमें कहा कि x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परिवर्तित प्रतिबिंब परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बता दें पहले कि आप एक ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे, ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबको पता होता है कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे y नेगेटिव और x पॉजिटिव होता है, ठीक। और हमको दिया है कि 7,8 का प्रतिबिंब बताइए। 7,8 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है पहले में 7,8। x अक्ष का प्रतिबिंब बताना, x अक्ष के सापेक्ष। इसमें कहा गया है x अक्ष के सापेक्ष बिंदु का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो जब भी कहा जाएगा जिसके सापेक्ष कहा जाएगा, तो जैसे कहा है कि x अक्ष के सापेक्ष, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। ये कौन सा है? y अक्ष। ये x डैश है और ये y डैश है। x अक्ष के सापेक्ष बताना है तो आप क्या करेंगे, इसको x अक्ष, जैसे x अक्ष कहा गया तो x अक्ष का पेट फाड़ दो, यहाँ ले आओ, इसको पेट फाड़ के इसको x अक्ष को काट दो, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे इसको ले आएंगे 7,8। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे y निगेटिव होता है और x तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7,-8। इसके प्रतिबिंब बनाना तो इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। अगर x अक्ष का प्रतिबिंब पूछेगा तो इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, x अक्ष को काट देना। y अक्ष का प्रतिबिंब पूछेगा तो इसको, ये y अक्ष, इसको यहाँ काट देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ वाला बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। लाइफ की थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप समझ लो, आज अगले दिन एक्स्ट्रा करा देंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान क्या होगा? जितने भी लोगों ने आज अगर टेबल पढ़ी होगी तो इसका मान जरूर निकाल देंगे। जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। चलो हम देखते हैं इसको। फिर हमसे कहा गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये दिया है। और हमसे पूछा गया है इसमें साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक। क्वेश्चन तो सबको दिख ही रहा है, हम काले दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सबको दिख रहा है। तो आपको ये इतना दिया है और इसका मान निकालना है। अगर हम cos माइनस में इस तरफ ले जाएं बराबर के, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा के, साइन थीटा बराबर cos थीटा के। तो आज ही आपको हमने बताया कि साइन थीटा बराबर cos थीटा के कब होता है, टेबल में। टेबल से आपको देख के बता देंगे कि साइन थीटा cos थीटा के बराबर कब होता है। तो आप कहेंगे थीटा बराबर, अगर आप 45 डिग्री रख दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 45 में भी 1/√2 cos थीटा का मान भी 45 पे 1/√2 होता है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर कब होंगे, थीटा मान जब 45 होगा। 45 मान यहाँ पे रख तो सब कैंसिल हो जाएगा। अगर इस पूरे का मान आपको निकालना है तो थीटा की जगह पे 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसकी घात कितनी है, 4, प्लस cos 45 का मान 1/√2 की घात 4, प्लस tan 45 का मान 1 होता है घात 4। 1/√2 की घात 4 का मतलब होता है 1/4। किसी को दिक्कत इसमें? इसका भी मान 1/4 हो जाएगा। √2 है, 4 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। 2 बार गुणा करने पे तो 2 आता है, और फिर अगले 2 बार 2 2 दूना 6 प्लस 1, इसको सबको जोड़ लेंगे, लासा हो जाएगा 4, 1 2 4 6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/2। आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 3/2।
कोई दिक्कत? तो देखो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आपको और करा देते, काफी अच्छा लग रहा है हमको, हमें काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ सभी लोग। स्पेशली क्वेश्चन निकाला है। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय देता है। यदि बी और सी साथ काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लेगा? बी और सी, क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कहा गया कि ए और बी किसी काम करते हैं, जितना टाइम ए और बी मिलके लेंगे उतना सी अकेले उतने टाइम में कर देगा। ठीक, जितनी जल्दी ए और बी मिलके काम करेंगे उतना सी अकेले कर देगा। तो बताना है बी और सी अगर दोनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा? फटाफट, काफी अच्छा क्वेश्चन हमें लगा ये, यही लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से बताओ। छोड़ दे क्या अगले वीडियो के लिए? बता दें? चलो देखो, अच्छा, ए किसी काम को कर सकता है 6 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 8 दिन में। पहले आप क्वेश्चन को लगा लो पुश करके, उसके बाद आंसर मिला लेना इसको। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आप इन दोनों का लासा ले लेंगे, 8 और 6 का लासा 24 हो जाएगा। ये आपका क्या है? कुल कार्य है। 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24, 8 से भाग करेंगे 8 त्रिक 24। ठीक, 6 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 8 से भाग करेंगे इसको तो 3 बार जाएगा। हमसे कहा गया है कि जितना काम ये दोनों मिलकर करते हैं उतना काम सी अकेले करेगा। मतलब जितनी इनकी दोनों क्षमता है उतनी अकेले किसकी क्षमता है? सी की। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता हो जाएगी 7। हो जाएगी? कोई दिक्कत? सी की अकेले क्षमता कितनी है? 7, क्योंकि जितना ये दोनों लोग खाएंगे उतना ये अकेले खाएगा। फिर इसमें कहा गया कि बताइए कि पूरा कार्य बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? बी और सी या सी और बी, सी और बी मिलकर कितना समय लेंगे पूरा कार्य करने में? पूरा कार्य कितना है? 24। ठीक, दोनों मिलकर करेंगे तो बी की पता क्षमता 3 और सी की कितनी है? सी कितनी है? 7। तो बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 7, 7 3 10, 10 से भाग कर दो, कितना आंसर हो जाएगा? यहाँ पे 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 12, तो आंसर हो जाएगा 12/5 दिन। कोई दिक्कत? कुछ लोगों ने अगर ये x मान के लगाते हैं तो काफी घसीट लेते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को ये? तो देखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।